I am Dr. Deepshikha and I welcome you all in my YouTube channel DS Academy। और आज इस वीडियो में मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के कुछ हाइलाइट्स को बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि ये किस तरह से आपको या फिर आपके बच्चों को इफ़ेक्ट करने वाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैबिनेट के थ्रू एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, पर अभी इसको पार्लियामेंट के थ्रू एक्सेप्टेंस मिलना बाकी है। आफ्टर 1986 34 ईयर्स बाद पहली बार एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा चेंज किया जा रहा है और ये सारा चेंज, ये सारी पॉलिसी फॉर्म की गई है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के अंडर में, जो कि इसरो के हेड भी रह चुके हैं। इन्होंने गवर्नमेंट के आगे 31 मई 2019 को ये पॉलिसी प्रेजेंट की थी, जिसको 29 जुलाई 2020 को रिसेंटली 2 डेज पहले एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। और इस एक्सेप्टेंस मिलने के साथ ही सबसे पहला चेंज की MHRD का नाम बदल के अब एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया गया है। और नाउ द पॉइंट दैट अफेक्ट्स यू, दैट अफेक्ट्स योर किड्स, वो है कि अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में से 10+2 सिस्टम रिमूव कर दिया जाएगा और उसकी जगह नया 5+3+3+4 सिस्टम को लाया जाएगा। अब ये नया सिस्टम क्या है और ये पुराने वाले सिस्टम से कैसे डिफरेंट है, इसको समझते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 10+2 हमारा होता है 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन और यहाँ पे हमारा ये बनता है टोटल 15 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू एजुकेशन सिस्टम में मेरे +3 ईयर्स हो चुके हैं और ये जो +3 ईयर्स हैं एक्चुअली ये हमारे जो पुराने सिस्टम में थे, जो आपके प्ले स्कूल में जो बच्चा पढ़ता था 3 to 6 ईयर्स, यानी ये जो 3 साल के लिए बच्चा पढ़ता था वहाँ पर, उसको हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम में काउंट नहीं किया जाता था। लेकिन न्यू एजुकेशन में हमारे बच्चे का एजुकेशन जो है वो 3 ईयर्स से ही स्टार्ट हो जाएगा और वो 3 ईयर्स से स्टार्ट होके अप टू 18 ईयर्स तक जाएगा, जिससे उसकी स्कूलिंग एजुकेशन अब हो जाएगी 15 ईयर्स की। इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ दिस एक्चुअली न्यू सिस्टम 5+3+3+4। Now we are on our new system 5+3+3+4 system. In this first stage हमारे 5 years, जो हमारे स्टार्टिंग 5 years होगा उसमें 3 साल से लेके 8 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे, जिसमें वो अपना प्री नर्सरी, नर्सरी, KG, क्लास 1 और क्लास 2 को कवर करेंगे। ये उनके लिए फाउंडेशन स्टेज होगा और इसमें उनको जो भी पढ़ाया जाएगा वो उनको गेम्स के थ्रू और इंटरैक्टिव सेशंस के थ्रू पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर उनके ऊपर बिल्कुल भी बुक्स का, बैग्स का, सिलेबस का बर्डन नहीं होगा। और जो अब हमारा सेकेंड स्टेज है दिस वन, इसमें हमारे जो बच्चे होंगे वो 8 से 11 साल तक के बच्चे इस स्टेज में आएंगे और यहाँ पर वो क्लास 3, 4, 5 3 क्लासेस को कवर करेंगे, जिसमें कि वो जो बेसिक्स मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनकी नॉलेज गेन करेंगे, लाइक मैथ, साइंस, ह्यूमनिटीज़ एंड एटसेट्रा। इनकी नॉलेज को वो गेन करेंगे और उनका जो असेसमेंट है, जो क्लास प्रमोशन होगा, जो उनको असेसमेंट किया जाएगा, वो बेस्ड होगा आपका न्यूमरेसी एंड लिटरेसी स्किल्स के ऊपर। एंड देन हम थर्ड स्टेज पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे बच्चे 11 से 14 साल तक के बच्चे यहाँ पर थर्ड स्टेज में आएंगे और यहाँ पर हमारा क्लास 6, 7, 8 कवर होगा। यहाँ जैसे ही बच्चा क्लास में 6 में आएगा, यहाँ पर उसको स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा कि उसको उसके एजुकेशन के साथ साथ कोई एक लाइफ स्किल भी सीखने के लिए एम्फोसिस किया जाएगा। यहाँ पर उसका कोडिंग भी इंक्लूड हो जाएगा, जो 21st सेंचुरी में हम सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और उसके साथ साथ वो आपका ऐप डेवलपमेंट, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को भी सीख सकता है। एंड नॉट ओनली दिस, उसको क्लास 6 से उसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी करनी होगी, राइट, जिसमें आपका मीन्स यू कैन से कि 10-12 दिन के लिए वो कहीं किसी के पास जाके या किसी कंपनी में एक छोटा सा प्रोजेक्ट करके वो इस तरह से अपनी इस वोकेशनल ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकता है और जिसके पॉइंट्स उसके कार्ड में, उसके रिपोर्ट कार्ड में ऐड किए जाएंगे, राइट। एंड देन वी कम टू द फोर्थ स्टेज। इसमें हमारा जो बच्चा होगा 14 to 18 ईयर्स के बच्चे इसमें पढ़ेंगे और यहाँ पर अब हमारा क्लास 9, 10th, 11th, 12th इन सब को एक ही स्टेज में काउंट कर लिया गया है। और यहाँ पर भी जो हमारी स्टडी अप्रोच होगी वो एनालिटिकल अप्रोच होगी और मेन गोल फोकस्ड होगी कि आप स्टडी के साथ साथ आपका जो मेन गोल है, आपका वो चाहे म्यूजिक में है, चाहे आपका सपोज़ कोई क्रिकेट में अच्छा है और कोई एजुकेशन में ही, स्टडी में ही बहुत अच्छा है, तो आप अपने गोल को पहचानते हुए उसी में अपना एक्सेल दीजिए,
वो आपका जो स्टडी है वो इस तरीके से यहाँ पर करने की बात की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चेंज जो यहाँ पर किया गया है कि अब क्लास 11th में क्लास 10th को पास करते ही, जैसे अभी तक हमको फ्रॉम लास्ट 34 ईयर्स कि जैसे ही हमारा क्लास 10th कवर होता था हमको 11th में जाके हमें स्ट्रीम्स चूज़ करनी होती थी, और उसके बाद वो स्ट्रीम्स भी बहुत फिक्स होती थी कि आप या तो साइंस स्ट्रीम में जा सकते हैं या कॉमर्स स्ट्रीम में जा सकते हैं या ह्यूमैनिटीज़ में जाते हैं। बट इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने उस पूरे स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। अब अगर कोई स्टूडेंट्स है तो वो अगर फिजिक्स लेना चाहता है और फिजिक्स के साथ वो अगर हिस्ट्री को भी पढ़ना चाहता है तो वो अपना फिजिक्स के साथ हिस्ट्री को भी आराम से ले सकता है। उसके साथ अगर उसको म्यूजिक भी लेना है तो वो म्यूजिक भी पढ़ सकता है। तो ऑफ कोर्सली लेकिन यहाँ पे कुछ आपके मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स रखे जाएंगे, बट नाउ देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। बच्चा कोई भी सब्जेक्ट किसके साथ भी कॉम्बिनेशन में ले सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड चेंज हियर। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कही हैं कि अप टू क्लास 5th तक के बच्चे को जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है उसी में पढ़ाई कराई जाए। कि जैसे अगर कोई हिंदी बोलता है तो हिंदी में, कोई मराठी बोलता है मराठी में, कोई तमिल है तो तमिल में, तो जो जिसकी रीजनल लैंग्वेज है उसको उसी में पढ़ाया जाए। आपका जो कंपल्शन ऑफ इंग्लिश में जो पढ़ाने का जो कंपल्शन था उसको हटा दिया गया है। वेल दिस इज़ अ टॉपिक कि इसमें बहुत सारे लोग हो सकता है एग्री भी ना करते हों, बट दिस इज़ आल्सो अ पॉइंट फ्रॉम द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका क्लास 6 के बच्चों के क्लास जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया कि क्लास 6 के बच्चों से उनके सिलेबस में कोडिंग अब स्टार्ट कर दी जाएगी और उसके साथ ही साथ उनको इंटर्नशिप यानी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी बोला जाएगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब जो बच्चे पर एग्ज़ाम है वो क्लास 3, 5, 8, 10th और 12th में होंगे। इसके अलावा जो क्लासेज हैं उसमें बच्चों को उसके असेसमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रमोट कर दिया जाएगा। यूएस वगैरह में ये सिस्टम पहले से अप्लाई है जो कि अब इंडिया में भी अप्लाई होने जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ अबाउट द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। अब जो स्टूडेंट्स का रिपोर्ट कार्ड होगा वो हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होगा 360 डिग्री। इसका मतलब है कि इसमें अब जो इवैल्यूएशन होगा वो सिर्फ टीचर नहीं करेंगी या उसके मार्क्स के बेसिस पे उसका इवैल्यूएशन नहीं होगा। इस इवैल्यूएशन में मेन 3 पार्ट्स होंगे। इन द फर्स्ट पार्ट जो स्टूडेंट है वो खुद का इवैल्यूएशन करेगा, यानी इन फर्स्ट पार्ट एक कॉलम होगा जिसमें वो खुद को भी इवैल्यूएट करेगा। एंड देन इन द सेकेंड कॉलम एक ऐसा भी होगा जिसमें उसका पीयर इवैल्यूएशन भी होगा कि उसके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको इवैल्यूएट करेंगे। एंड इन द थर्ड पार्ट जो टीचर है वो उसका इवैल्यूएशन यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। एंड ऑफ कोर्सली यहाँ पे टीचर के इवैल्यूएशन का वेटेज है वो ज़्यादा होगा। आई होप ये होना भी चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो होगी यहाँ पर कि आपकी क्लास में बच्चे के जो लाइफ स्किल है उसको भी जज किया जाएगा, उसके ऊपर भी उसके पॉइंट्स होंगे। जब आपको फाइनल आपका रिपोर्ट कार्ड मिलेगा तो उसमें आपका पूरा समरी होगा। ये जो रिपोर्ट कार्ड है इसको आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी के थ्रू को प्रिपेयर किया जाएगा जिससे कि आपको लास्ट तक आपको पता लग जाएगा कि आपको किस लाइफ स्किल को सीखने की ज़रूरत है और किस तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं। ये पूरा रिपोर्ट कार्ड आपको पूरे हर एक चीज़ की आपको समरी देगा। ये तो बात हुई यहाँ तक स्कूलिंग एजुकेशन की। इसके बाद अब हम आते हैं हायर एजुकेशन पर। हायर एजुकेशन में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले हमारा जो चेंजेस है वो आता है मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम। मल्टी एंट्री सिस्टम क्या है कि सपोज़ आपने एक साल आपने सपोज बीटेक में एडमिशन ले लिया और फिर आप उसको पढ़ते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये मैं नहीं करना, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो दूसरा कोर्स करना है, मुझे तो बीएससी करना है या समथिंग एल्स। तो फिर आपका यहाँ पर जो आपने एक साल पढ़ा है वो यहाँ पर आपका वेस्ट नहीं होगा, राइट। आपको जो बीएससी में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपका ये जो एक साल किया हुआ है वो यहाँ पे आपका काउंट किया जाएगा, उसके आपको क्रेडिट्स मिलेंगे और वो आपके काउंट किए जाएंगे यहाँ पर। सो दिस इज़ द मल्टी एंट्री सिस्टम कि आप एक कोर्स से दूसरे कोर्स में एंट्री ले सकते हैं। आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि अगर आपने एक बार जिस कोर्स में एडमिशन ले लिया तो आप बाउंड हो गए कि आप उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट द एग्जिट सिस्टम। एग्जिट सिस्टम का मीन्स ये है कि सपोज आपने बीटेक में एडमिशन लिया और आप किसी भी रीज़न से आप एक साल बाद या फिर 2 साल बाद आपको वो ड्रॉप आउट करना पड़ता है या फिर आपको छोड़ना पड़ता है, या आपको लगता है कि 2 साल बीटेक करने के बाद मैं जॉब करना है मुझे, और उसके बाद फिर आपको 2 साल बाद फिर लगता है कि नहीं मुझे वापस से आके डिग्री कंप्लीट करनी है, तो आप ये बीटेक बीच में 1 साल बाद या 2 साल बाद या इस तरह से आप छोड़कर जा सकते हैं। आप जब वापस आएंगे ऑब्वियसली ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होगा। ये जो आपका टाइम पीरियड होगा ये फिक्स होगा कि हाँ इतने टाइम में आपको वापस आना होगा। तो अगर आप उस सर्टेन टाइम में वापस आते हैं उस कोर्स को कंप्लीट करने
करने के लिए, तो आपकी ये जो 2 ईयर्स आप जो पहले करके गए हैं वो काउंट किए जाएंगे, ये वेस्ट नहीं माने जाएंगे। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपका हर ईयर का आप जो भी काम करते जाएंगे उनके क्रेडिट काउंट होते जाएंगे, और वो क्रेडिट आपका जो एक जिस तरह से बैंक होता है हमारा, उसी तरीके से आपका एक डिजी लॉकर बनाया जाएगा जिसमें ये सारे आपके पॉइंट्स, आपके क्रेडिट्स को रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर आप ग्रेजुएशन में है और आप 1 ईयर करके आप उसको छोड़ते हैं तो आपको बेसिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप उसमें 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा के मिल जाएगा। और वहीं पे अगर आप 3 साल का कंप्लीट करते हैं, यहाँ भी मेरे पास 2 ऑप्शन है कि जब डिग्री है मेरी कि मैं उसको 3 ईयर्स में कंप्लीट करना चाहती हूँ या 4 ईयर्स में। अगर आप जॉब ओरिएंटेड हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो बस जॉब करना है जल्दी से एजुकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, तो आप 3 ईयर्स में कंप्लीट करके और अपने जॉब को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो रिसर्च फील्ड में जाने के लिए आपको जो डिग्री है वो कंप्लीट करनी होगी 4 ईयर्स की। तो वहाँ पे आपकी डिग्री 4 ईयर्स की कंप्लीट होगी, और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप 3 ईयर्स में अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट करके निकल सकते हैं। 4 ईयर्स डिग्री के बाद आपका 1 ईयर का आपका ये डिग्री एजुकेशन ग्रेजुएशन होगा आपका। इसके 1 ईयर आपका फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंसीडर किया जाएगा, और फिर 4 ईयर्स के लिए आपका पीएचडी कंसीडर किया जाएगा, जो लोग हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। और यहाँ पर भी अब हमारे एमफिल को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। अब एमफिल की कोई ज़रूरत नहीं होगी, एमफिल होगा ही नहीं इनफैक्ट अब आपके सिस्टम में। तो यहाँ पर जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं ये उनके लिए करिकुलम रहेगा कि 4 ईयर की डिग्री, देन 1 ईयर का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड देन 4 ईयर की पीएचडी, राइट। एंड हेयर आई टोल्ड यू अर्लियर दैट एट ईच स्टेज योर एकेडमिक क्रेडिट्स विल बी स्टोर्ड। और जैसे अब आप कहीं जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर आप कहीं पर भी जॉब अप्लाई करते हैं, तो फिर वो आपका एकेडमिक आपका जो डिजी लॉकर है वहाँ से वो आपके एकेडमिक क्रेडिट्स को चेक कर सकता है कि आपने क्या क्या किया है इन पास्ट, राइट। सो ये बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी तक क्या होता था कि जैसे हमारे यूपी में अलग सिलेबस लगा हुआ है, महाराष्ट्र में अलग सिलेबस लगा हुआ है, या बिहार के आपके बोर्ड में अलग सिलेबस लगा हुआ है, या कॉलेजेस में भी ग्रेजुएशन की हम बात करें तो यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग आपके कोर्सेज हैं, अलग सिलेबस चलता है। आपका दूसरा यूनिवर्सिटी आपका बिहार यूनिवर्सिटी है, आपका तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, तो उन सब में आपके अलग अलग सिलेबस चलते हैं। लेकिन अब आपका क्या होगा कि आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी हो, आपका सभी जगह पे सेम सिलेबस होगा, जहाँ पर भी पढ़ाया जाएगा सेम सिलेबस होगा, सेम रूल्स होंगे। और ये आपके किसके थ्रू गवर्न होंगे? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसके लिए बनाई गई है, जिससे ये गवर्न किए जाएंगे, राइट। तो अब आपका डिस्क्रिमिनेशन आपके स्टेट को ले। नेक्स्ट पॉइंट पर जब हम आते हैं तो अब हमारा आता है स्कूलिंग एजुकेशन के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने का टर्न। और इसके लिए हमारा क्या होता था कि आपका जो 12th की मार्कशीट होती थी, आपके उसका कट ऑफ देखा जाता था और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज डिसाइड किया जाता था, राइट। इसमें क्या होता था कि जो बच्चा बहुत अच्छा है आपका याद करने में, उसका ओब्वियसली परसेंटेज बहुत हाई रहता था। और कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि जो थ्योरी में उतने अच्छे नहीं होते थे, लेकिन उनका क्या होता था कि उनका मेंटल एबिलिटी, उनका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता था, उनका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होता था, लेकिन उसका बेनिफिट उनको उनके कॉलेज एडमिशन के लिए कट ऑफ वगैरह मार्क्स के लिए नहीं मिलता था। तो इसमें यहाँ पर भी चेंज किया गया है कि अब जो आपका जो एडमिशन के लिए, कॉलेज में एडमिशन्स के लिए, ग्रेजुएशन एडमिशन्स के लिए जो आपका कट ऑफ जाएगा, वो आपका पहला तो मार्क लिस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, आपका जो 12th में मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ बनेगा। और उसके बाद फिर आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट का भी प्रोविज़न रखा गया है कि अब जो बच्चे मान लीजिए कि जिनके कट ऑफ में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए या फिर सभी के लिए आपका जो है एप्टीट्यूड टेस्ट एक रखा जाएगा, जिसमें अगर वो अच्छा मार्क्स गेन करते हैं तो ये जो मार्क्स हैं उनके, आपके जो 12th के मार्क्स हैं उनके साथ ये जो एप्टीट्यूड के मार्क्स होंगे उनको ऐड कर दिया जाएगा। देन ऑब्वियसली उसका जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा, एंड there will be more probability to get the admission in good college. तो it's also very good thing. And the second thing कि अब जो हमारा आगे से यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया, जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है। और राइट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट हेयर कि आपका केवल मेडिकल और लीगल कॉलेजेस को छोड़ के, क्योंकि इनके रूल रेगुलेशंस अलग होते हैं, तो मेडिकल और लीगल कॉलेजेस को छोड़ के बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब अब एक सिंगल अथॉरिटी के अंडर में आ जाएंगे। यानी आप जैसे सुनते रहते हैं नाम AICTE, UGC, ये सब अब मर्ज होके ये सब एक सिंगल अथॉरिटी के अंडर कंसीडर की जाएंगी, राइट। एंड द सेकंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपका
अब जो न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी है इसमें ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट कि अब स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से उसके पूरे 15 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन में एथिक्स एजुकेशन को कंटिन्यूसली पढ़ाया जाएगा। Well, that was some highlights of New Education Policy 2020. ये पॉलिसी अपने आप में बहुत बड़ी है, तो इसमें डेफिनेटली नए नए पॉइंट्स सामने आते रहेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.